अभी क्या हाल है? मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोफू। मोफू इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजाइजिंग प्लेटफॉर्म। इनकी टैगलाइन है पैसिव इनकम मेड इजियर। और मोफू का विजन है टू जनरेट पैसिव इनकम फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, currently servicing in Canada. Later on we'll expand to UK, US, wherever. और investment starts with minimum of 25,000 Canadian dollars at the moment. बाद में थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लें। तो आई एम विद द वेरी डायनामिक CEO सईद मोइज़ असद, जिनसे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। और मेरा यहाँ पे होने का मकसद ये है बेसिकली कि जब मैं इनसे मिला, इनको बिजनेस कंसल्ट करने के बारे में इनसे बात की, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन एंटायरली डिफरेंट थिंग कि आप हमारे बिजनेस को कंसल्ट करें। बट इनके पास जो बिजनेस का एक्यूमेन है या जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है, आई वॉन्टेड दैट टू कम आउट, विच इज़ वाई आई टोल्ड हिम कि लेट्स हैव अ बिजनेस गाय सिट इन फ्रंट ऑफ यू, आस्क हिम व्हाट ही डज, और फिर उसकी बेसिस पे आपकी कंटेंट से लोगों को ये अवेयरनेस आएगी कि ये क्या करते हैं और डिफरेंटली कैसे करते हैं। तो पहले इनका वो एक्यूमेन स्क्रीन पे आना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन वैसे तो कैनेडियन सॉइल पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ऑप्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कितना ट्रांसपेरेंट है, यही यूएसपी बन जाती है। तो ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला है, ये इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इनसे रब्ता करने का, डिस्कवरी कॉल करने का लिंक मौजूद है कि वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। दिस एंड दैट, एवरीथिंग दैट ऑन दैट साइड इज़ अवेलेबल। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली कनाडा के बारे में है, इन द सेंस कि कनाडा की इकोनॉमी किस तरफ को जा रही है। जैसे रिसेंटली मैं कुछ बिजनेस को कंसल्ट करता हूँ मोइस, यूके और यूएस में, और यूके में आजकल इकोनॉमी के बुरे और फटे हाल हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो पैसा बनाने को डीमोटिवेट कर रही है, विच मीन्स टैक्सेशन स्ट्रांग हुई हुई। टैक्स किस लिए होता है आपको पता? टैक्स होता है लोगों को किसी चीज़ से डीमोटिवेट करने के लिए। स्मोकिंग अशिया पे टैक्स है ताकि लोग सिगरेट ना पिएं। आपको पता है इनकम पे टैक्स क्यों है? ताकि लोग इनकम ना कमाएं। सही है, मेक सेंस। सो जिस पे जुर्माना हो, इसका मतलब है कि लोग वो काम ना करें, व्हिच मींस देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सेंस के बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग भी दुनिया में टैक्स नहीं देते और बिल्कुल ना कमाने वाले भी टैक्स नहीं देते। ठीक है, तो मसला है दरमियानी क्लास, मिडिल क्लास। तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी मैनेज करनी है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के भी जानी है। हम पाकिस्तानी लाइफ में रहते हैं, ओल्ड एज होम में तो हमने रहना नहीं है। आज हम बच्चे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कमेटी डाल रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी भी बनानी है, बिजनेस भी बनाना है, कंपाउंडिंग को भी देखना है, रेट ऑफ रिटर्न को ये भी देखना है कि वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव पे पैसे नहीं जाने चाहिए। आज अगर $1000 का सोना है या 2023 में 2000 का था, तो आज $3300 का पर आउंस सोना हो गया, पता ही होगा आपको। और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि पर आउंस 7000 की आवाज़ लगाई है बाय द एंड ऑफ 2026। तो बात ये है कि डिमोलिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स होते रहते हैं। कनाडा की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं इस बारे में, और एड्रेसिंग द कैनेडियन ऑडियंस, आप उनको क्या समझाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसी करो जो कंपाउंड करे, जो आपको ईयरली कितने गेन्स दे, क्या गेम है, और मोहू इस इकोनॉमी की इक्वेशन में कहाँ पे? अच्छा, सो रिसेंटली अगर हम देखें तो कनाडा के भी सेम यूके जैसे ही हालात हैं। कनाडा में टैक्सेस जो हैं वो तो नहीं इतने बड़े, बट बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है जब आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग पहले के सेटल्ड हैं वो ऑब्वियसली अच्छा अपना जैसा उनका सेटअप चल रहा था वो चला रहे हैं, बट जो नए लोग वहाँ पे गए हैं उसकी वजह से वहाँ पे क्योस तो डेफिनेटली है। और अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो ट्रूडो भी उनकी हुकूमत से उतरा, अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ के गया। हाँ जी, ट्रूडो उतर गया भाई यार। The real handsome prime minister। हाँ, खैर वो कैटी पेरी के साथ डेट करता हुआ शायद मैं देख रहा था। मैंने देखी उसकी तस्वीरें। हाँ, पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जनता को प्रॉब्लम है। नहीं, खैर वो तो अलग डिबेट है ना, वो अपनी प्रेसिडेंसी से तो खैर हट गया हुआ है। अच्छा, नहीं तो, उसकी टर्म खत्म हो गई कि बीच में उतार दिया उसको? आई थिंक बीच में उतारा है, मुझे इस बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं। वो था कनाडा का बड़ा वो था, क्या कहते हैं उसको, वेल विशर। अच्छा, ठीक है। तो कनाडा में मतलब आप कह रहे हैं कि लूट मार का माहौल है? हाँ, फिलहाल तो है। ठीक है, ये बात आपके क्लाइंट्स जो हैं या वो जो लोग हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है? जो हमारे क्लाइंटेल है वो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो पहले की ही वहाँ सेटल्ड है।
ठीक है। सो उनके लिए तो अभी ऐसा इतने मसले मसाइल नहीं है, बट अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीज़ें, इन्फ्लेशन की बात करें अगर हम, तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू डू समथिंग कि जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, आप अपने आगे आने वालों के बारे में सोच सकें। सो उसके लिए आई थिंक कि यू शुड डू समथिंग कि सिवाय सेविंग्स के आप इन्वेस्टमेंट्स भी करें, एंड दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देंगे। बिल्कुल। सो उसी सेंस में अगर हम फर्दर बात करें तो उसके लिए आपके पास सेवरल प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड व्हाट यू नीड टू कंसिडर इज के विच प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू द बेटर रिटर्न्स, एंड वट एवर इज गिविंग यू द बेटर रिटर्न्स। आपको सिर्फ वही नहीं देखना, जैसा अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में कुछ जो देसी हमारे लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की करेंगे कि टेक अवे खरीद दिया, ठीक है, या कोई कन्वीनियंस के वो फेसबुक के ग्रुप्स में भी लगा होता है। हाँ 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 कि वो फलाना रेस्टोरेंट में जी और ये इतना इनकम आ रही है और सारा कुछ आ रहा है। आप उसके बारे में बता रहे हैं, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? वही मैं आगे बताने लगा हूँ। खैर इस तरह की चीज़ें लोग परचेज कर लेते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिटर्न्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द मार्केट साइज, कि आपने एक रेस्टोरेंट तो बाय कर लिया, बहुत अच्छे बहुत स्केल डेफिनेटली आपने एक रेस्टोरेंट तो बाय कर लिया, अब उससे लिमिटेड रिटर्न आपको आ रहा है। अब अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो अब आपको दोबारा से एक और रेस्टोरेंट की आंट पे निकलना है, और आप एग्जैक्टली। सो अगर हम डिजिटल स्पेस की बात करें तो डिजिटल स्पेस इज बियॉन्ड द लिमिट्स, कि आपके पास पूरी कंट्री की एक्सेस आ जाती है, एक शॉप ऑल ओवर द कंट्री है वो। बिल्कुल ठीक है। सो फिर आपकी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है इन्वेस्टमेंट पे, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। सो अगर हम कनाडा की अमेजोन की ही मार्केट साइज की बात करें तो वो 15 से 20 बिलियन डॉलर की मार्केट है। सो विच तो अगर उसका 0.1% भी पकड़ लिया, एग्जैक्टली 0.01% भी पकड़ लिया तो सात मसले खाएंगे एग्जैक्टली पाकिस्तान में। ऐसे ही है। सो अगर 0.1% भी है तो वो 100 मिलियन बनता है। सो विच इज़ अ बिग थिंग। ये अगर आप 100 मिलियन को टच कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आप रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट कर लें, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, आपको यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, आप रॉबर्ट कियोसाकी बने ना कि 1972 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25 में आगे बढ़ा आदमी, या तो आपके अंदर वो पेशेंस हो एग्जैक्टली, या और आप उस पे हैंड्स ऑन भी करें, अपने काम का छोड़ दें, वही करें हर वक्त। अगर आप वो नहीं कर सकते तो लुक फॉर सम इन डिजिटल। चले, ये तो मैं आपकी प्राइमरी हाइपोथेसिस से एग्री करता हूँ कि टेक अवे बाय करना और किसी चीज को सिर्फ जब तक ये पुरानी सोच हो गई है कि अगर आप टेंजिबिलिटी है तो वो ठीक है। टेंजिबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग, रिटर्न इज एवरीथिंग, ठीक है। रिटर्न एंड कंपाउंडेबिलिटी, तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो तय है कि अगले आने वाले 10 साल अगर आपने कुछ तोड़ना है तो आपने डिजिटल स्पेस में काम करना है। डिजिटल स्पेस में काम करने की कनाडा में ओवरऑल क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और लेट्स टॉक अबाउट के उन सारी अपॉर्चुनिटीज में से अमेजोन या कोई और चीज जो है उनके रिटर्न्स क्या है, वो इकोनॉमिक जो मेट्रिक्स है उनसे कैसे फाइट करती है। अच्छा, जैसे ई कॉमर्स है फॉर एग्जांपल, अमेजोन इज अ पार्ट ऑफ इट, मे बी क्रिप्टो करेंसी इज अ पार्ट, वो उनके थोड़े नंबर्स अगर कुछ जनरल आइडिया ऑफ पॉपुलेशन दे दे दो। अच्छा, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, अब मैं तो अमेज़ोन वाला गया हूँ, मुझे ज़्यादा अमेज़ोन के बारे में पता है। सो इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें हैं, आप शॉपिफाई कर सकते हैं, आप वॉलमार्ट कर सकते हैं, आप एटसे कर सकते हैं, आप ईबे कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर हम ईबे की बात करें तो कनाडा में ईबे को लोग ट्रस्टेबल या रिलायबल नहीं समझते हैं, और उसमें अगर आप सेलर्स भी कभी खोल के देखेंगे तो आपको ज़्यादातर यूएस वाले सेलर्स मिलेंगे जो यूएस से आपको शिप कर रहे हैं, तो शिपिंग इतनी ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वॉलमार्ट की अगर बात करें तो वॉलमार्ट का जो है WFS प्रोग्राम होता है FBA की तरह, वो उन्होंने अभी तक प्रॉपरली कनाडा में लॉन्च नहीं किया। यूएस में लॉन्च है बट कनाडा में प्रॉपरली लॉन्च नहीं है। सो उसमें उस तरह की अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप इसको इस नज़रिए से देखेंगे अपॉर्चुनिटी कम है तो इसका मतलब है कंपटीशन भी कम है अभी। सो वॉलमार्ट को अगर आप इस नज़रिए से देख रहे हैं कि लेस कंपटीशन, तो फिर तो ओके है, मार्जिन बेटर, बट स्केल वाला अभी चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर हम एटसी की बात करें तो एटसी भी एक वो तो इटसेल्फ ही स्केलेबल नहीं है। हाँ, वो तो आर्ट ड्रिवन चीज़ एग्जैक्टली फॉर निश पीपल है, बिक गई तो बिक गई, ना बिकी तो क्लिक के पैसे। वो उसको अगर आपने स्केलेबल करना है तो आई थिंक यू शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन, कि यू शुड नो आर्ट इन इटसेल्फ इज नॉट स्केलेबल। हाँ, फॉर श्योर,
वो आई थिंक पैशन वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आप पैशनेट हैं अबाउट समथिंग यू कैन अर्न फ्रॉम योर पैशन थ्रू योर आर्ट्स सो मैं तो अपनी ग्राफिक डिजाइन में एक दफा कहा था कि अगर क्रिएटिविटी जो है वो मोनेटाइजेबल होती, ठीक है, तो तब भी तुम इतने पैसे कमा रहे हो। ऐसे ही है। तो तुम्हारे कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो क्रिएटिविटी जो है उसको मोनेटाइज करना जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है जो कि रेयरली दुनिया में हो सकता है। ऐसे ही कोई बड़ा आर्टिस्ट जो है वो बहुत अमीर नहीं मानता। एनीवेज, तो ये जो डिजिटल स्पेसेस के मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं आपके मुताबिक अभी ये स्केलेबल नहीं है, अभी इनको टाइम चाहिए। अगर कोई बंदा आपके पास आए और वो इतने हद तक कन्विंस्ड हो कि यार जो भी काम करना है करना डिजिटल में, ठीक है, तो उस डिजिटल में वो खुद क्या कर सकता है या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? खुद तो जैसा हमने पहले भी अभी बात की है कि वो शॉपिफाई कर सकता है, वर्ड से कर सकता है, वो वॉलमार्ट कर सकता है और फिर अमेजोन है, वो अमेजोन कर सकता तो फिर इस ई-कॉम मार्केट का किंग हो गया। किंग है, डेफिनेटली किंग ठीक है। सो अगर हमारे पास आता है तो हम तो डेफिनेटली अमेजोन की तरफ ही उसको लेके जाएंगे और हम बाकी भी अगर आप हमारे साथ नहीं भी करना चाहते तब भी हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप अमेजोन से स्टार्ट करें। वंस यू अगर आपको ये लग रहा है कि अब आपका अमेजोन का पोटेंशियल अचीव हो गया, जैसे हम 0.01% की बात करते हैं कि आपका 10 मिलियन या 100 मिलियन अचीव हो गया, तो तब आप अगर आप अब भी आपके पास पैसा पड़ा है तब आप वॉलमार्ट को टच कर लें, तब आप शॉपिफाई को टच कर लें। यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन आप बाद में करें, पहले आप वो काम कर लें जो लिजिट है, जो काम ट्राइड एंड टेस्टेड है और जिसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मोकू जैसा अवेलेबल है जो आपके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करके आपको करके दे। तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई है जो आपको छोड़ के गया हो? अभी तक तो ऐसा सच नहीं है। अभी तक तो हमारे साथ यानी जिसने 6 महीने एटलीस्ट गुजार लिए हैं वो तो नहीं हमें छोड़ के गया। जो इससे पहले वाले हैं तो आपकी जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल है अभी उसमें कोई क्लाइंट मैक्सिमम कितनी देर से आपके साथ है? मैक्सिमम जो हमारे साथ हैं वो 4 साल से। 4 साल से, मतलब एक पूरी टर्म जो है प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टरशिप की टर्म आपसे गुजार ली है, अप्स एंड डाउन्स देख लिए, क्योंकि पिछले 4 साल में 3-4 ही दौर आए हैं। कोविड के दौर से हम जैसे ही निकले, हम वॉर्स के दौर में चले गए, वॉर्स के दौर से निकले तो इकोनॉमिक वॉर में चले गए, इकोनॉमिक वॉर से निकले तो फिजिकल वॉर में आ गए, कोल्ड वॉर में आ गए, एटॉमिक की गेम होने लगी दुनिया में। तो 4-5 दौर जिसमें देख लिए आपके साथ, इसका मतलब ये है कि मैंडेला इफेक्ट के मुताबिक आप ट्राइड एंड टेस्टेड साबित हो चुके हैं उनके साथ। तो अगर आप वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट और लोगों को भी करना चाहिए। अभी जो आपके पास जनता आ रही है जिसको शायद इतनी डाडी इकोनोमेट्रिक समझ ना भी आती है, वो आपसे जब बातचीत करते हैं क्या आप उनको कुछ एजुकेट करते हैं? ये डिपेंड करता है कि अगले का क्या नॉलेज का स्केल क्या है, उसको किस हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं। आपकी अपनी जो कैनेडियन इकोनॉमी की पल्स पे अपना हाथ रहता है आपका? किस सेंस में? सॉरी, इन द सेंस के आप अगर किसी के सामने नंबर्स प्रेजेंट करें, मिसाल के तौर पे आपके सामने एक वीसी ही बैठ जाए, तो आप उसको कनाडा इकोनॉमिक्स पे समझा बुझा सकते हैं, इतना आपको आइडिया होता है? कनाडा इकोनॉमिक्स पे नहीं, हम अमेजोन इकोनॉमिक्स पे समझा सकते हैं। ठीक है, फॉर श्योर कि अमेजोन के एनालिसिस दे सकते हैं? नहीं, उसमें अभी हमारी एक्सपर्टीज नहीं। ठीक, ओके, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपके पास बंदा आए और कहे कि $1,00,000 तो है, अब $1,00,000 लगाने के 3 एवेन्यूज हैं, उन 3 के एनालिसिस उनको दे देंगे? हाँ, उन 3 के दे सकते हैं। हाँ, उन 3 के हम दे सकते हैं। हाँ, उन 3 के इकोनॉमिकली अवेयर बंदा है तो क्या आप उसको एजुकेट करने की कैपेसिटी रखते हैं? हाँ, क्योंकि इस हद तक तो है। लोग देखेंगे और वो कहेंगे कि इस बंदे को कितना पता है कनाडा के बारे में, तो क्या आप उस पे अपनी इनसाइट दे सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, यानी क्लाइंट एजुकेशन इज वन पार्ट ऑफ यू। यस। अच्छा, दिस अदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट विद यू इज दैट आप हैं बॉटम फीडर। बॉटम फीडर होने का मतलब ये है कि यू गेट पेड व्हेन द क्लाइंट गेट्स पेड। ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जिस पे क्लाइंट के पास पैसा लैंड होगा और फिर उसकी बेसिस पे वो आपको पे कर रहा होगा, इन 2 बातों को मद्देनजर रखते हुए हैज दैट एवर हैपेंड कि आप ये सोचेंगे यार ईमानदारी से चल रहे हैं और हैं भी क्लाइंट के डिस्पोजल पे, तो आ रहा है या नहीं आ रहा थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। अगर ऊपर से ही मार्जिन रखना शुरू कर दें, खंड अगर ऊपर से रखना शुरू करते हैं, बेशक उतना ही करें, जैसे अगर एंड पे 3% आता है, 3% ऑन एवरेज 10,000 के पीछे 3,000 बनता है, तो अगर किसी का 20,000 रेवेन्यू है,
तो जब आप उससे पैसे डलवाएं आपके पास 100 तरीके होंगे खांचा के कि वो सर्विस फी में कट गए, उसमें हो गए फलाने की चीजें, और वो पैसे आपके पास मंगवा लिए। क्या आपकी प्रैक्टिस में कभी आपको ख्याल आता है कि मैं खांचा मार लूं, या नहीं आता? और ये आपका जो ट्रस्ट की गेम है ये कैसे डेवलप होती है? अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से आपको समझाऊं कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो पहली बात तो ये है कि वो थर्ड पार्टी टूल से हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल टूल है, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो हमारा बनाया हुआ नहीं है, जो पब्लिकली टूल अवेलेबल है। सेलर बोर्ड जी, क्या चीज़ होती है? वो अमेजोन के साथ इंटीग्रेट होता है और उसमें वो आपकी सेल्स को, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स को, हर चीज़ को मैयर कर रहा होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए P&L रेडी कर रहा है। कि आपकी जो सारी गेम है वो सेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है, और वो हमेशा ऐसी रहती है। यस। अच्छा, उसके अलावा तो आपकी बहुत यूएसपी है। अच्छा, exactly. आप चाहे तो उसमें भी खांचा मार सकते हो। हाँ, जिस कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ। मारने के पीछे क्या वजह है, पहले मुझे ये बताओ। और आप ऐसा भी खांचा मार सकते हो कभी पकड़ा ना जाए, बॉटम फीड की बजाय आप टॉप फीडर भी कर सकते हो। आप खांचा क्यों नहीं मारते, और इसके पीछे क्या वजह है? खांचा मारने की खांचा ना मारने की रीज़न ये है कि अगर हम इसको एथिकली देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एथिकली ही रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे इधर पाकिस्तान में आपको बिजनेस करने के लिए पहले आपने -1 से 0 पे आना है। ठीक है, पर्सनली तो आना ही है। हाँ। सो हमारे लिए तो वो खांचा ना मारना ही यूएसपी है। ठीक है, वहाँ वो बात कर रहे हैं कि बड़ी भी इकोनॉमीज के अंदर सच बोलना ही यूएसपी। यस, तो ये आपकी वन ऑफ द यूएसपी हो। हाँ। लेकिन मैं ये बात बिलीव नहीं कर पा रहा कि लाखों डॉलर की ट्रांजैक्शंस के बावजूद आपकी टेम्पटेशन ना हो उसमें से पर्सनल गेन की, और आप कंपनी की वैल्यूज को अव्वल रखें और अपने आप को सेकेंडरी रखें। इसकी मेन वजह, और डेफिनेटली आप भी जब इस बिजनेस में आए होंगे तो पहले दिन तो हाजी नहीं हो, आपका भी ख्याल होगा कि यार कैश ग्रैब करेंगे, बट व्हाट इज दैट वैल्यू जो आपकी अब यूएसपी है और कभी ना कभी आपने सोच के इंटीग्रेट की थी, उसकी क्या वजह है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या? अच्छा, जैसा हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में बात की थी कि वी आर लुकिंग टूवर्ड्स थिंग्स इन अ लॉन्ग टर्म, कि हम एम्प्लॉयज़ को भी अगर कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए पे चल रहे हैं। सो अगर मैं खांचा मार लूँगा उससे फॉर द टाइमिंग तो मैं फ़ायदेमंद हो गया, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होगी चीज़, और अल्टीमेटली मेरा जो मेरी कंपनी की प्रेजेंस है वो डिस्टर्ब होगी। सेकेंडली ये है कि हम ये इस चीज़ के बिलीवर हैं कि खांचा मारने से बेहतर यही है कि यार आप अगले को बता के ले लो। बहुत अच्छे, कि आप बता के ले लो भाई, ठीक है। वो अप्रोच हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म भी चलना है किसी के साथ तो वो उसको अगर आप बता के ले रहे हो कि यार ये इस तरह से है कि जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ऑनबोर्डिंग फ़ी है। फिर कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि जिनके लिए हमें आउट ऑफ द वे हायरिंग करनी पड़ती है, तो हम उन्हें बता देते हैं कि यार तुम्हारे लिए हायरिंग कर रहे हैं, उसमें हमारी ये कॉस्ट आ रही है, तो ये अदर देन आर जो भी हमारी एग्रीमेंट है ये उसके अदर एक्सटर्नल कॉस्ट है, बजाय इसके कि हम वो अपनी वो जो हमारा रिटेनर आ रहा है मंथली उसमें खांचा मार के उसको एडजस्ट कर लें। हम बता देंगे कि यार तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी हमारी, सो उसके लिए आप अलग से पे कर दो हमें। और ये चीज़ हम पहले भी क्लियर कर देते हैं कि अगर हम आपके लिए कुछ एक्सटर्नल कर रहे हैं, जैसे हम अगर आपको वेबसाइट बनवा के दे रहे हैं या हम आपकी अकाउंटिंग करवा के दे रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा आपसे लेंगे। इंटरेस्टिंग। और फिर यूजुअल फीडबैक क्या, लोग उस पर केला खाते हैं या वो कहते हैं कि ओके? जिनको हमारे साथ ज़्यादा टाइम हो जाता है वो तो समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, वो तो नहीं होते हैं, लेकिन जो नए आते हैं वो इस चीज़ पे होते हैं कि यार ये क्यों हम दें, ये क्यों हम दें। तो फिर हम उन्हें ये समझाते हैं कि यार अगर मैं आपको ना बताता आपको पता भी नहीं चलना था, मैं चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था, ठीक है, बट मैं अगर ऐसा नहीं कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं हमेशा से, हम अगर क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सोशल वैल्यूज़ ट्रांसपेरेंसी हैं, तो मुझे उसको प्रूव भी करना है थ्रू माई एक्शंस, थ्रू माई वर्ड्स। सो अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरी मजबूरी बनेगी खांचा मारना, सो प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें। मुझे मजबूर ना करें। ठीक है, मतलब पिकनिक पे गए और अपनी क्लास फेलो, सोती हुई क्लास फेलो के ऊपर दुपट्टा दिया। आप चाहते तो ना भी देते और एंजॉय करते रहते, लेकिन आपने कहा नहीं। वही हमारे इधर एक कहावत मशहूर है ना कि शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, बड़ी लोकलाइज्ड एग्जांपल है। मैं फीस सेंटर में बैठा हुआ है अपने जानने वाले दुकानदार के पास, उसके बाद बंदा आया कि फलाने बंदे ने हमें फ़ोन फलाना कह के बेचा
और उसमें फला चीज़ें खराब थी। तो एक मिनट के लिए ना गौरव के साथ काम करके मेरी भी आदत थोड़ी ख़राब हो गई है, मैं पाकिस्तानी प्रैक्टिसेस को भूल गया हूँ। हम भी शुरू से ऐसे नहीं है, हम भी करके सीखे हैं, ऐसे ही हमने भी बड़े पंगे लिए हैं और पंगों में फंसे और फिर समझे, लेकिन अब आदत ऐसी बन गई है। मैंने कहा यार कोई किसी को झूठ बोल के कैसे माल बेच सकता है? तो इंस्टिंक्टिवली मेरा जो दोस्त दुकानदार सामने बैठा था उसने कहा यार अपने नुकसान ही किया ना, अब ये दोबारा कभी उसके पास नहीं जाए। मैंने कहा कितनी इंस्टिंक्टिव और सच्ची बात है कि वाकई उसने कस्टमर लाइफ साइकिल, अगर उसको जिंदगी में उसको 10 फोन बेचने थे तो एक दफा तो उसने 25,000 की पट्टी लगा दी, लेकिन व्हाट अबाउट द 25,000 जो 10 दफा आना था? तो आई थिंक आपकी भी सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच ही है कि यार लाइफ साइकिल को बढ़ाओ, जेब से पैसे लगते हैं तो लगाओ। इवन दो आपके मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने देखा होगा कि टाइमलीनेस फॉलो नहीं हो रही होती, कभी कोई चीज होती है वो डिले हो जाती है, बट आई टेंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। यार ये चैलेंज था, ये चैलेंज ऐसे ऐसे रिजॉल्व होगा, इसको हम इस तरह कॉम्पनसेट करें, बजाय इसके कि आप उसके अंदर ही पट्टीबाजी करने की कोशिश करें। बेहतर ये है कि आप कम्युनिकेट कर दें। एग्जैक्टली। और ट्रांसपेरेंसी टेक्स यू अ लॉन्ग वे। यस, it takes integrity to accept what could not be done, and then it takes extra additional benefit on the client side कि जब आप उसको कहते हैं कि काम ऐसे नहीं हुआ लेकिन मैं इसको ऐसा पूरा कर दूंगा, तो कहते हैं यार ये बड़ा। तो आई थिंक ये सिमिलर अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं। यस, हाँ, आई थिंक एज मच एज ये राइट काइंड ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करता है, ये रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल को रिपेल भी कर देता है। तो ऐसे ही आई थिंक ऑनेस्टी हैज अ कॉस्ट, और उसमें ये है कि जो खांचेबाज हैं वो आपसे फिर दूर भी हो जाते होंगे। और अगर आपने जिंदगी में कभी किसी को लूज किया है या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को, वॉल्यूम ऑफ सेल्स को आपने कॉम्प्रोमाइज होने दिया है, तो इन द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी ही रहा होता है, क्योंकि फिर वो उस तरह का प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर या उस तरह का सवाल करने वाला, ज्यादा सवाल करने वाला, स्क्रूटनाइज करने वाले लोग दूर हो गए हो। ऐसे ही है। सो आपने मुझे ये बताया, जो इस पॉडकास्ट का टॉपिक था जनरली दो बातें थी। पहली ये कि अगर आपके पास एक इकोनॉमिकली अवेयर आदमी आए तो आप उससे आधा घंटा 1 घंटा ये बात उसको समझा सकते हैं कि इकोनॉमिकली क्या करना बेहतर है, नंबर 1, जिससे मोखू का प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी इंटेग्रिटी को साबित करेगा। दूसरा, आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई साहब हमारी ये डोमेन है, इससे हम XYZ करते हैं, ये उसका प्रूफ है, करना है तो कर लो, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट, मैंने आपको बताया ना, ये क्लाइंट रिजेक्ट करते हैं, ये भी क्लाइंट का इंटरव्यू करते हैं, भाई अब काम करना नहीं करना, हर बंदे को वेलकम नहीं है। तो एक ये, और दूसरा ये कि मैं इनसे पूछना ही चाह रहा था कि जो इंस्टिंक्ट है खांचा मारने की, उसको आप अवॉइड कैसे करते हैं? तो वो इन्होंने बताया कि एक तो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर इन्वॉल्व है, दूसरा हम लॉन्ग टर्म बारे में सोचते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं इसलिए नहीं कि ये एथिकल है, बल्कि एथिक्स इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। अग्रीड। तो इन समरी आप इसकी समरी दे दें कि आप खांचा क्यों नहीं मारते? हम खांचा इसलिए नहीं मारते हैं कि खांचा मार के आप अंडे तो मुर्गी तो लाल कर लोगे, बट अंडे कैसे खाओगे? सो वी डोंट वांट कि हम मुर्गी लाल कर दें बजाय अंडे खाने के। सो हम अंडे खाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑनेस्ट गरम। ठीक है, तो ये थी आज की एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मोखू, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी बिजनेस, अगर ये पाकिस्तान में गाइस, अच्छा जितने पेड इन्फ्लुएंसर है ना, उनको एक लफ्ज आ गया गाइस, तो जब भी कोई गाइस कहे ना उसकी वीडियो को स्वाइप करें। मेरे ना कुछ व्लॉग्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसमें मैंने गाइस बहुत बोला हुआ है। गाइस सबको आ गया, हर पेंडे में गाइस आ गया। तो गाइस ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसका मकसद ये था पाकिस्तान में बिजनेस में USP सच बोलना, और इसको ये इंटीग्रेट करके बैठे हैं। ट्रांसपेरेंसी सच बोलना है, ट्रांसपेरेंसी USP है, उसको भी इंटीग्रेट करके बैठे हैं। तो आपका अगर आप कैनेडियन हैं, आपके पास मालूमात जमा है और आप इनसे सिर्फ एक डिस्कशन करना चाहते हैं ऑन द सेंस ऑफ कि क्या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप एक डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल। आप आए, देखें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, और समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई मसला। तो लेट्स मेक देम couple of $1,000 and let's make you a couple of $100,000 more. ये थी आज की एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोखू, वेयर पैसिव इनकम इज मेड